जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आयोगों से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोगों की इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर बात की जाए तो यह बहस कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर बहस काफ़ी संजीदा हुई है। आरटीआई से लेकर लोकपाल तक के कानून लागू हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार से लड़ने में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः आज इसी भूमिका का हम अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। साथ ही हम जानेंगे क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना, वे कौन से कार्य हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। साथ ही हम जानेंगे व्हिसल ब्लोअर को एवं व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2011 को। साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं भ्रष्टाचार से लड़ने में क्या और उपाय कारगर साबित हो सकते हैं, इस संबंध में भी हम सुझाव आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम चलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सन 1964 में एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया, जो कि भ्रष्टाचार के लिए गठित एक कमेटी, संथानम कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। किंतु तब यह न तो कोई संवैधानिक निकाय था और न ही सांविधिक। अतः 2003 में केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित कर इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। आइए अब हम चलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना की ओर। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो होता है, जो इस आयोग का अध्यक्ष होता है। साथ ही दो से कम सतर्कता आयुक्त तो होते हैं, जिनका प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभवी होना आवश्यक होता है। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इनके अगर वेतन भत्तों की बात की जाए तो इन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन एवं भत्ते यूपीएससी के अध्यक्ष के समान एवं अन्य जो आयुक्त होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते यूपीएससी के अन्य सदस्यों के समान होते हैं। नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो संजय कोठारी जी अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब हम चलते हैं इसकी नियुक्ति के लिए गठित समिति की ओर। इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की जाती है, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करती है तथा राष्ट्रपति ही केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों की ओर। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय पर जांच करना जिसे केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो, यह सतर्कता आयोग इसकी जांच करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत बात की जाए तो किस कर्मचारी पर आयोग अपना कार्य करता है, यह स्पष्ट वर्णन है। यहाँ लिखा गया है कि भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की यह जांच कर सकता है। साथ ही केंद्र सरकार एवं उसके प्राधिकरणों जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी के निर्दिष्ट अधिकारियों पर यह कार्यवाही कर सकता है। आयोग के अन्य कार्यों की बात की जाए तो इसमें प्रमुख कार्यों में देखा जाता है कि भ्रष्टाचार के अपराधों के तहत यह सीबीआई के कामकाजों की देखरेख करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह सीबीआई को कोई डायरेक्शन प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह किस प्रकार कार्य कर रहा है उस संबंध में देखरेख का कार्य सतर्कता आयोग करता है। साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए
विभिन्न सलाह भी केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रदान करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अन्य कार्यों की बात की जाए तो यह सतर्कता और अनुशासनिक मामलों में केंद्र सरकार एवं उसके प्राधिकरणों, अखिल भारतीय सेवाओं को नियम बनाने के लिए भी सलाह प्रदान करता है। आगे चलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्यप्रणाली की ओर। इसकी कार्यप्रणाली की बात की जाए तो यह दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। यह आयोग दीवानी न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त करता है। साथ ही यह केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों से भ्रष्टाचार के संबंध में रिपोर्ट भी मांग सकता है। साथ ही यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो कि इसे संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। केंद्र सरकार के लिए यह बाध्य नहीं है कि वह आयोग की सिफारिशों को लागू करे, किंतु लागू न करने की स्थिति में इसे बताना आवश्यक होता है कि क्या कारण रहे हैं वो जिसके तहत इन्हें लागू नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं व्हिसल ब्लोअर की, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी हो सकता है, जो किसी भी गलत काम के बारे में जनता या कुछ उच्च अधिकारियों को जानकारी दे सकता है, जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में हो सकती है। व्हिसल ब्लोअर की बात की जाए तो सिर्फ अंदर ही नहीं, अब सूचना के अधिकार आरटीआई के द्वारा बाहरी व्यक्ति भी किसी भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी के मामलों में अपनी जांच के लिए केस कर सकता है। आगे हम बात करेंगे कि क्या व्हिसल ब्लोअर कानून क्या है। क्या भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लड़ाई खतरे से खाली है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को उजागर करता है उनकी लड़ाई खतरों से खाली हो। उन पर अपराध, उन पर प्रताड़ना, उनके ट्रांसफर, उनको धमकी, यह आम बात रही। इसीलिए आगे चलकर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2011 में पारित किया गया। यह बिल जनहित के लिए भ्रष्टाचार को रोकने, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और अपराधों का खुलासा करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण व राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए इस एक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए हम बात करते हैं इस एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधानों की। इस एक्ट के तहत व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यह सबसे प्रमुख प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। साथ ही यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक संस्था जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त है, अपनी जानकारी प्रदान कर सकता है। साथ ही इस में यह प्रावधान भी रखा गया है कि गलत शिकायत करने पर, जो कि दुर्भावनावश की जाती हैं, शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल एवं 30,000 रुपये जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना को इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें सेना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल, पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में लगे विशेष बल पर यह नियम लागू नहीं होता है। अतः भ्रष्टाचार से लड़ने में यह बिल काफी कारगर साबित हुआ है। आइए हम बात करते हैं इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, उनकी ओर चलते हैं। अतः हम बात करेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और व्हिसल ब्लोअर एक्ट में जो कमियां रह गई हैं उन्हें किस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं। कई शिकायतकर्ता का यह कहना है कि गलत शिकायत करने पर तो इस एक्ट में जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, किंतु शिकायतकर्ता को परेशान करने पर इसमें कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः आवश्यकता है कि अगर परेशान कोई व्यक्ति किया जाता है तो उसके खिलाफ भी आयोग जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे। साथ ही शिकायतकर्ता का ट्रांसफर, उसको मिलने वाली धमकियां, उसके परिवार को धमकी आदि को भी अपराध की श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही यह एक और सुझाव दिया जाता है कि सीवीसी के
अलावा भी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग के अलावा भी अन्य कई संस्थाओं को इसके विकल्प के तौर पर रखा जाना चाहिए, जहां शिकायतकर्ता व्यक्ति अपने शिकायतों को जमा कर सके। अंत में हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार से लड़ने में यह बिल काफी कारगर साबित हुआ है। भ्रष्टाचार नियंत्रण की दिशा में लोगों को प्रोत्साहन मिला है और सार्वजनिक जीवन में इस एक्ट के द्वारा एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा और भी अधिक पारदर्शिता आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही आपको कुछ डाउट्स हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।